एक नया प्रोजेनी आ रहा है, एक नई जनरेशन आ रही है। बट क्या दोनों ही केस में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? मतलब आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होनी ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक भी खत्म हो गई, एक सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है। सेल का रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि सेल डिवाइड कर रहा है, तो उसके डीएनए के साथ क्या होगा? क्या कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन हो सकता है, टूट सकता है कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? नहीं बच्चे। तो फिजन किस में होगा? अब भी जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है, द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फाइन। ये चैप्टर आपने 8th में भी पढ़ा है और 10th में तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। सो डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा चैप्टर है, राइट। इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन द लाइफ प्रोसेस। फाइन। तो जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कुछ ऐसे प्रोसेस की, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, बट इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। मतलब अच्छा सा शब्द लगा तो बोल दिया, ऐसे फैंसी सा लग रहा था। हाँ, स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अच्छा, ये स्पीशीज होता क्या है? क्या सिमिलर टाइप के लोग? प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है स्पीशीज? अगर आपको बोला जाएगा यू हैव टू डिफाइन स्पीशीज, तो क्या बोलोगे? प्लांट, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप लगा लो जो आपको समझ में आए, है ना। क्या होता है स्पीशीज? एनीबडी कैन डिफाइन स्पीशीज? इफ आई यूज द वर्ड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कोई बता सकता है कि क्या होता है? इसीलिए 9th में डाइवर्सिटी पढ़ना चाहिए था, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे स्पीशीज क्या होता है। बात करते हैं अपने बारे में। हम सब एक जैसे हैं, राइट, बट आर वी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर? नो, राइट। टॉकिंग अबाउट योर सिबलिंग्स, आर यू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर सिबलिंग इफ यू आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन? नहीं है ना, राइट। तो स्पीशीज क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो कि इतने ज्यादा सिमिलर हो, ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म है और वो इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, which means they can participate for the process of sexual reproduction, they are similar in this way, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी शायद सुना हो तो डंकी और हॉर्स का हाइब्रिड बनाने की कोशिश की गई थी, सुना है किसी ने? क्या कहते हैं उनके हाइब्रिड को? म्यूल। म्यूल बन के तो आया, बट क्या डंकी और हॉर्स सेम स्पीशीज के हैं? नहीं। लेकिन मैम आप तो अभी बोल रहे थे कि दो सेम स्पीशीज के लोग इतने सिमिलर होने चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, और अभी आप कह रहे हो कि डंकी और हॉर्स सेम स्पीशीज के नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, क्रॉस ब्रीडिंग। मैं अपनी डेफिनेशन को अब कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इनफ, इतने ज्यादा सिमिलर है दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड रिप्रोडक्शन के बाद जो वो प्रोजेनी प्रोड्यूस करे वो प्रोजेनी भी फर्टाइल होनी चाहिए। जो म्यूल था बच्चे वो फर्टाइल नहीं था, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? नहीं है। क्यों? चलिए बताइए, बताइए कौन बताएगा कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? चलो आंसर दिस क्वेश्चन। हिंदी में बता दे, आती है मैं। अच्छा ठीक है, मुझे भी रिप्रोडक्शन पढ़ाने आता है बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, है ना। क्या लिखोगे आंसर अगर ये आएगा कि दैट रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? चलिए कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, वी हैव लाइक बहुत अच्छा खासा समय है अभी प्रिपेयर करने के लिए, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बोर्ड्स की जो मार्कशीट होती है एक ऐसी मार्कशीट होती है जो शायद हमारे साथ लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। आप अभी किसी से भी पूछ लो कि क्या तुम्हारे पास 9th की मार्कशीट है, पूछो अपने पापा से, बोलेंगे नहीं। 10th की है, बोलेंगे हाँ है। तो दिस इज द मार्कशीट विच यू विल बी कैरिंग विद योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। तो थोड़ा सा अच्छे से नंबर लगेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके फाइन, एवरीवन हियर नाउ। सो as you can see there are two images in front of you, right? दोनों इमेज में रिप्रोडक्शन हो रहा है,
दोनों इमेज में रिप्रोडक्शन हो रहा है. व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन? री मतलब जैसे आप किसी चीज को पढ़ने के बाद रिमेंबर या रिकॉल करते हो. एक बार पढ़ चुके हो तभी तो रिमेंबर करोगे. जैसे जो तुम्हारी हालत है आज रिमेंबर और रिकॉल वाली लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हो. ठीक है, कोई बात नहीं. रिमेंबर या रिकॉल करते हैं किसी चीज को एक बार पढ़ने के बाद. तो उसी तरीके से कोई चीज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, वो अपने जैसी एक और प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. तो अगर मैं डेफिनेशन देती हूं तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन, ठीक है, ऑफ सेम काइंड, सिमिलर काइंड. आपके जैसे ही आप प्रोड्यूस करेंगे. डॉग का बेबी पपी ही होगा, डॉग का बेबी काफ नहीं हो सकता. राइट? सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को कभी कभी हम परपेचुएशन नाम से भी जानते हैं. परपेचुएशन नाम से भी जानते हैं. फैंसी सा वर्ड है, अच्छा लगेगा बोलने में. ठीक है ना. तो अगर यहाँ पे आप देखो, आपको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों ही केस में एक नया प्रोजेनी आ रहा है, एक नई जनरेशन आ रही है. बट क्या दोनों ही केस में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. तो इट मीन्स रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, विच वी विल सी लाइक इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आई थिंक. फाइन. चलिए डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को. आपने पढ़ दिया दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ द सेम काइंड. मेरा क्वेश्चन था क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? इसने बोला नहीं, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए. क्या रिप्रोडक्शन आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है? Yes या no? Yes या no? No. Example? हाँ? Mule? Yes. और worker bee? Yes. Sterile humans? There are certain humans which cannot give birth to young one. ऐसा तो नहीं बोलेंगे बच्चा नहीं पैदा हो रहा, लिविंग ही नहीं मानेंगे तुम्हें. ऐसा नहीं है ना. But yes, reproduction is the characteristic of living organism. मतलब ऐसा नहीं कि बॉटल सुबह मतलब रात को थी तो सुबह रिप्रोड्यूस करके यहाँ पे 2 बॉटल आ जाएगी. ओके, चलिए ठीक है. तो हमने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन ली उसको कोलेट करते हैं एक जगह पे. इधर इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल? यस या नो? बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. और स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. वेरी नाइस. ठीक है. तो इज रिप्रोडक्शन नो, बट इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज सर्वाइवल. ओके, क्विकली मूविंग हियर. डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन को. इट स्टैंड फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन. Is it a life process? No. Why not? Because not important for the survival of an individual. Reproduction characteristic है life का, लेकिन defining feature नहीं है. Defining feature क्यों नहीं? Defining का मतलब ये होता है कि ये होना ही होना चाहिए. मतलब आपके अंदर metabolic reaction होनी ही चाहिए. ये important है. उनमें से एक भी खत्म हो गई तो आप living नहीं dead वाली कैटेगरी में आ जाओगे. ठीक है. तो बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया है. एक ऐसा प्रोसेस है विच रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग. गिव 3 स्टेटमेंट इन सपोर्ट, गिव 3 रीजंस इन द सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. बताइए क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन. एक रीजन तो अभी आपने बताया था, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. Raise your hands. थोड़ा इंसान है, इंसानों की तरह बिहेव करिए. The word human comes from the humanity. ठीक है. और we can say the word humanity comes from the human. और else animal kingdom का एक पार्ट बन के रह जाएंगे. चलिए कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. नेक्स्ट बताइए, कौन बताएगा? What are, हमें 3 स्टेटमेंट लिखने हैं. ये आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन है. बताइए दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? मैम फॉर वेरिएशन. फॉर वेरिएशन. यस, वेरी नाइस. जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा वेरिएशन नहीं आएगी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वेरिएशन? व्हाई डू वी नीड वेरिएशन?
मैम वेरिएशन का नीड इसलिए क्योंकि अगर वेरिएशन होगा तो फिर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर मैं लिखूं वेरिएशन इज रिक्वायर फॉर अडेप्टेशन, और मान लेते हैं कि वेरिएशन इस लेवल पे आ गई कि वो डीएनए इनहेरिट नहीं कर पा रहा है, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, विच मीन्स रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन से क्या आएगा? स्पीशिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है बच्चे? प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। और अगर न्यू स्पीशीज आएगी तो हम कहेंगे कि जो पुरानी वाली स्पीशीज है वो क्या कर गई? इवॉल्व कर गई, और क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन। तो ये तीन स्टेटमेंट ये कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पीशीज है अर्थ पे, आपको इसको कंटिन्यू करना है तो आपको रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा। दूसरा, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। क्या हर तरीके के रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है? आंसर इज नो, राइट? बट यस, रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। वेरिएशन से स्पीशिएशन आएगा, एंड स्पीशिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन। क्लियर है? ये तीन स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे, अच्छे से लिखिएगा। पहला स्पीशीज सर्वाइवल लिखिएगा, फिर उसको डिफाइन करिएगा। सो थोड़ा अपीलिंग लगना चाहिए आंसर। कोई चीज खूबसूरत होती है तो देखने का भी मन करता है, राइट? मूविंग अहेड, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? आंसर इज नॉट ऑलवेज। नो तो गलत हो जाएगा ना, नॉट ऑलवेज। यस, चलिए शुरू करते हैं। इसके पर्सपेक्ट में दो चीजें मैंने आपको सबसे पहले दो डायग्राम दिखाए थे ना। मैंने कहा था कि दो तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। यहां पे पहला हम लिखते हैं एसेक्सुअल। ए वर्ड बायो में मतलब होता है विदाउट, जैसे ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि विदाउट सेल। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सा शब्द है ये, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक तो सेल नहीं, ऊपर से ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो आप, ठीक है, वो बात की बात है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें कुछ तो हो रहा है, ठीक है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज गेमीट्स, ठीक है। सो फॉर्मेशन, फॉर्म करके रखना तो है नहीं उन्हें, क्या करना है? फ्यूज कराना है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट्स इन्वॉल्व्ड। क्या क्लियर है ये? इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट जैसा कुछ नहीं होता है। मैं एक शब्द मैं एक लाइन बोल रही हूं, आप मुझे बताना क्या ये सही है? दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफाइनिंग फीचर है दैट इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। गलत है? चलिए, जस्टिफाई योर आंसर। वेयर इज द, जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्टिफाई करो बच्चे। रेज हैंड किया था ना आपने? अच्छा, नहीं किया था। कौन? who is going to answer this question? Tisya, pass him. चलिए Tisya, answer my question. Again repeating the question. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है that it involve two parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था मैंने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफाइनिंग सेक्सुअल। Mom, but still, we don't require two parents for sexual reproduction because in bisexual flowers we see that there is formation of gametes taking place and the parent is same. Very good, very nice. Asexual reproduction never involves two parents, never ever. But sexual reproduction generally involve two parents, not always. तो अगर always नहीं है तो defining feature नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे it generally involves two parents. अरे सेक्सुअल बोला था यार, नहीं सुननी मुझे। ठीक है, चलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आती है। एंड वेरिएशन ना आने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पे क्लोन का, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म में होगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, मूविंग अहेड बच्चे, हमारा क्वेश्चन था क्या, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? योर आंसर विल बी नॉट ऑलवेज। बट कब? जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, तो आप जब when you'll get this question, do organism create exact copy of themselves? Our answer will be not always. If we see in asexual reproduction, a new individual develops directly from the parent, parts of the parent, ठीक है, without involving fusion of the gametes. आपने देखा गैमीट नहीं बनते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोजनी आता है वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नॉट ऑलवेज, ओनली इन दी asexual reproduction or only in the organisms which reproduce asexually. बट अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। किस बच्चे? हेरिडिटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशंस आती हैं, वो आइडेंटिकल नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि जो बैक्टीरिया है ना, आप उससे अगर रिलेट कर रहे हो, तो बैक्टीरिया जब कॉन्जुगेशन करता है, विच इज अ हेवी वर्ड, अभी नहीं समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, इसको आराम से समझते हैं। एक बैक्टीरिया, इसको कोई वायरस इन्फेक्ट करके गया, तो वायरस ने क्या किया, कुछ जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में छोड़ा होगा, तो बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन तो आया रहा। तो वेरिएशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी आता है, बट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे तब नहीं आ रहा, तरीका कोई और है। ठीक है जी, चलिए अब पॉइंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता क्या है कि वेरिएशन आता है? रेज योर हैंड अगेन, आई एम सेइंग यू आर ह्यूमन। चलिए भूमि बताओ बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता क्या है कि वेरिएशन आता है? मैम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। तो क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, वो अपना क्या कहते हैं क्रोमोसोम, जो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो जो बच्चे में डीएनए कॉपिंग होती है, तो जो एरर्स आ जाते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान, उसकी वजह से जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है अपने पेरेंट्स की। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स very important thing to it involve 2 steps. One is the formation of gametes and the other one is the fusion of gametes. Gametes क्या होता है? gametes स्पेशल तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव सेल्स, और they are also known as germ cells. These are the cells which participate in the process of reproduction. इनका अलग बाकी सारे सेल से अलग क्या है? मान लो आप अपना एक WBC उठाते हो, तो उस WBC में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर कोई गैमीट होगा तो उसमें इसका हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। मतलब गैमीट हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में अगर 20 है तो गैमीट में 10 होगा। क्लियर है? तो these are the special type of cells, ठीक है, स्पेशल तरीके के सेल्स हैं which have half the number of chromosome. Half the number of chromosome then the somatic cell. Somatic cell मतलब वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके पास बोलती हूँ 2n है, तो इनके पास कितना होगा बच्चा? n क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक स्पेशल तरीके का सेल डिवीजन होता है जो इस तरीके की चीज को प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ सेल, इट इज हैविंग 2n, इट विल अंडरगो अरे this entire is the meiosis. This entire is the meiosis. This is meiosis 1, this is meiosis 2. मतलब meiosis यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मान लेते हैं आपको रोटी बनानी है, आपने बेल के छोड़ दिया और उसको तवे पे नहीं सेका, तो वो रोटी बनेगी थोड़े ना। तो रोटी बनाने का जो पूरा स्टेप है, तो मतलब meiosis involves 2 स्टेप, बट कंप्लीट तो यहीं पर हो रही है ना। सो meiosis इज अ सेल डिवीजन विच
which results in the formation of how many number of cells? 4. And all the cells have half the number of chromosome as the parent cell. Clear है? इसीलिए meiosis को हम क्या कहते हैं बच्चे? Reductional division. ठीक है? अगर और बहुत ध्यान से देखो तो रिडक्शन तो यहीं पे हो गया है. तो रिडक्शन तो मियोसिस 1 में हो जाता है, मियोसिस 2 तो इक्वेशनल ही है, बट कलेक्टिवली मियोसिस की मैं अगर बात करती हूँ तो रिडक्शनल डिवीजन है. मियोसिस के दौरान कुछ ऐसे एरर्स नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, कि जो सेल्स होते हैं ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और यही कारण है कि वेरिएशन आता है. पहला कारण ये हो गया. दूसरा आपने देखा कि हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं. एक सेल फादर से आ रहा है और एक सेल मदर से आ रहा है, एंड दे बोथ आर गेटिंग फ्यूज्ड. तो एक बच्चे के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है हाफ फादर का है और हाफ मदर का है. तो ये दो कारण है जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है बच्चे? वेरिएशन आता है. तो यहाँ पे जो लाइंस लिखी हैं आप देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट हैप्लॉइड गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच डिवीजन? मेयोटिक डिवीजन. इट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, अब जाइगोट बड़ा हुआ, क्या हुआ? द वेरिएशन अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. इस दौरान मियोसिस के दौरान वेरिएशन हुई होगा, फ्यूजन, दो अलग तरीके के सेल आ गए. जो रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन वो इतनी ज्यादा ड्रास्टिक है, इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया है that the new DNA copy cannot work with the cell apparatus. जिस सेल का वो पार्ट है उसके साथ काम नहीं कर पा रही है, and this leads to the evolution of new species. क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? आर यू श्योर एवरीबडी? चलिए मूविंग अहेड, बात करते हैं. When a cell reproduce, what happened to its DNA? एक सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है. सेल का रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? कि सेल डिवाइड कर रहा है, तो उसके डीएनए के साथ क्या होगा? कॉपी. यस यस, डीएनए विल replicate. क्यों? To double the amount of DNA content. डीएनए कंटेंट को डबल करना है. डबल क्यों करना है? मान लो एक फादर है, उसके पास एक घर है, दो बच्चे हैं, बंटवारा करना है, तो क्या करेगा? एक और घर बनाना पड़ेगा ना. तो वही कहानी सेल की है. ये एक सेल है, इसके पास 2n है, इसको दो सेल बनाना है, दोनों के पास 2n होना चाहिए. तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही है, तो हम 4n नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर इसका डीएनए कंटेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, डीएनए कंटेंट 2c है टोटल, तो पहले क्या करेगा? 4c, सो दैट इसके पास भी क्या है? 2c और 2c. क्लियर है? ठीक है, पक्का? तो डीएनए कंटेंट डबल होगा, सो दैट हर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पहुंच जाए. डीएनए कंटेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही. क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है इसमें कि क्या होगा सेल के साथ, क्या होगा सेल के डीएनए के साथ जब वो डिवाइड करेगा? ओके फाइन. चलिए, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन तब से हम बोल रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू आर अवेयर अबाउट द वर्ड वेरिएशन. जब डीएनए खुद को कॉपी करता है तब वो एक्स्ट्रा सेल्युलर अपैरेटस बनाता है, और उसमें जब वो कॉपी के टाइम पे इनएक्यूरेसी हो जाती है, जिस वजह से कुछ एरर आ जाते हैं, तो डीएनए के एरर की वजह से वेरिएशंस आते हैं, उन्हें वेरिएशंस. ठीक है फाइन, बट और थोड़ा सा मॉडिफाई हो सकता है, थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है इसे. अच्छा, आर वी ऑल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर? नो. डू वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज? आर्यन, डू वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज? बोला नहीं, मैं तो इस गोले का ही नहीं हूँ. अच्छा, डू वी बिलोंग टू सेम स्पीशीज? हाँ. कौन से स्पीशीज? ह्यूमन. यस. Okay, fine. We all belong to same species, but are we exact copy of each other? No. Okay, fine. Dog and cat, do they belong to same species? No. Okay. आप अपने पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स मान लेते हैं आपके सिबलिंग है दो, आप क्या अपने सिबलिंग के एग्जैक्ट कॉपी हैं? क्या आप अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी हैं? दिस इज ऑल वेरिएशन. सो व्हाट इज वेरिएशन? चेंजेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज. हम सब में जो चेंजेस है, changes among the individual of same species, between siblings, or we can say between progenies of the same parent के बच्चों में variation है, between parent and
प्रोजनी, आप में और आपके पेरेंट में चेंजेस है, इसी को वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन क्यों जरूरी है उसका रीजन हमने पहले ही बता दिया था, बच्चे ने बताया था, अडेप्टेशन के लिए और अगर आपको नई स्पीशीज बनानी है तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए। क्लियर है? चलिए, वेरिएशन क्या हो गया, इससे ध्यान नहीं होना चाहिए। These are the changes among individuals of same species। दूसरा और किसके बीच में? Between progeny and parent। तीसरा progenies of the same parent। Very good। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, दो तरीके से हो सकता है बच्चे। कौन कौन सा तरीका? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल विल इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमीट, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला तरीका फिजन। फिजन यानी कि फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, टूट जाना। फिजन दो तरीके से हो सकता है। अगर बाइनरी लैंग्वेज 1 0 तो कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? केवल 2। तो अगर ऑर्गेनिज्म कितने में टूटा? 2 में टूटा, तो फिजन क्या कहलाएगा? बाइनरी फिजन। अगर बहुत सारे में टूटा तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले फिजन को समझते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि क्या कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में फिजन हो सकता है? टूट सकता है कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म? नहीं बच्चे। तो फिजन किस में होगा? फिजन हमेशा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होगा। तो आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलर में, फिजन किस में हो रहा है? केवल और केवल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? फिजन में हो क्या रहा है? आपके सामने डायग्राम है, ठीक है। दिस इज अमीबा। डू अमीबा हैज एनी फिक्स्ड शेप? नो, राइट, इरेगुलर शेप है। तो ये अमीबा है। अमीबा थोड़ा सा इंक्रीज करेगा अपने साइज में, बड़ा हुआ। अमीबा का जो न्यूक्लियस है, इट विल इंक्रीज इन द साइज। न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2। सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग न्यूक्लियस इनटू 2 इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर गया तो आप देखोगे कि जो साइटोप्लाज्म है वो भी 2 में डिवाइड कर गया, साइटोकाइनेसिस, which leads to the formation of 2 new amoebas। क्लियर है ये? अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप ना होने के कारण अमीबा का प्लेन ऑफ डिवीजन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मतलब फिजन में प्लेन ऑफ डिवीजन कुछ भी होने वाला एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, ठीक है। बट कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका यूनिसेलर है बट शेप फिक्स्ड है, या तो वो ऐसे टूटेगा या तो वो ऐसे टूटेगा। अगर ऐसे टूटेगा तो क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे टूटेगा तो क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। ठीक है जी, क्लियर है ये? तो आप देखिए क्या था, ऑर्गेनिज्म में एक अमीबा, अमीबा विल इंक्रीज इन द साइज, उसका न्यूक्लियस बड़ा हुआ, न्यूक्लियस 2 में टूटा, ठीक है। न्यूक्लियस 2 में टूटने के बाद साइटोप्लाज्म 2 में टूट गया। Division of nucleus is known as karyokinesis and division of cytoplasm is known as cytokinesis। अमीबा के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इसीलिए उसका प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? इरेगुलर। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऑर्गेनिज्म इस तरीके से टूट रहा है, क्योंकि उसका फिक्स्ड शेप है, वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं टूट सकता। हो क्या रहा है? हो फिजन ही रहा है, बट प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। एग्जाम्पल यूग्लिना, लिशमानिया, आप कुछ भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल से लॉन्गिट्यूडनल, एल से लिशमानिया। ठीक है, चलिए। ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल शेप एनिमल क्यूल होता है, ठीक है। भूमि पैरामीशियम, प्लानेरिया नहीं,
चप्पल शेप, इसे स्लीपर शेप एनिमलक्यूल कहा जाता है। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है इसका डायग्राम? और लाइफ प्रोसेस में कहाँ पे? न्यूट्रिशन। कौन से न्यूट्रिशन में? होलोजोइक में। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मतलब बॉडी इस तरीके से डिवाइड कर रही है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। वाह, फाइन, ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। क्या हुआ कि जो बाहर की कंडीशन आई ना, वो थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा बच्चे? अपनी बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग बना लेगा। द कवरिंग इज नोन एज सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग। नाउ द कंडीशन विल बिकम फेवरेबल। ये सिस्ट क्या होगा बच्चे? ब्रेक हो जाएगा, और हर न्यूक्लियस अपने साथ साइटोप्लाज्म लेके अलग हो जाएगा। क्लियर है? सो क्या पढ़ा हमने कि अंडर फेवरेबल कंडीशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ हार्ड कवरिंग विच इज नोन एज सिस्ट। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, सिस्ट ब्रेक होगा। बट जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है तभी न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा। जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, सिस्ट टूटेगा और हर न्यूक्लियस अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके अलग हो जाएगा। क्लियर है? डिफरेंशिएट करिए आप लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में। क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मैम, इन बाइनरी फिजन्स साइटोकाइनेसिस इज डायरेक्टली फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। सीधा बोल रहा है, सही बोल रहा है। पहले साइटोकाइनेसिस होता है। सॉरी, हाँ, कैरियो साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के पीछे पीछे साइटोकाइनेसिस भी चल दी। ठीक है? मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल फिजन में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फिजन में दो वो बनेंगे, इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे, और मल्टीपल फिजन में मल्टीपल इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं। देन फिर एग्जांपल्स। क्लियर है? थैंक यू बेटा। तो हमने पढ़ लिया कि हम फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट को हम एज अ पॉइंट मेंशन करेंगे मल्टीपल और बाइनरी के लिए। कर सकते हैं, बट कोई एक मतलब कुछ वैलिड पॉइंट होने के बाद अगर आपको लगे कि रहेगा तो आप लिख सकते हो। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है, ये फेवरेबल में भी हो जाता है। ठीक है? एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्लियर है? सो पहला हमने क्या लिखा? इन बाइनरी फिजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल। इन मल्टीपल फिजन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 इंडिविजुअल्स। In binary fission, every karyokinesis is followed by cytokinesis. In multiple fission, not every karyokinesis is followed by cytokinesis. Clear है? लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट कैसे, मतलब डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये होना चाहिए ना। मान लो मैं बोलती हूँ कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ किसी नॉन लिविंग चीज से, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस वैलिडेट करना चाहिए कि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेरे अंदर नहीं होता है, जो भी है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको उल्टा हो गया। ठीक है? सोच समझ के लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, इसके रेफरेंस में यहाँ क्या लिखोगे, तो पॉइंट वो बनता है। ठीक है? बाइनरी फिजन। अगर मैंने थोड़ी देर और करेक्ट नहीं किया होता तो वैभव बोलता मैं भी तो यही बोल रहा था, क्योंकि इसका फेस एक्सप्रेशन है। बाइनरी फिजन, इट इन्वॉल्व्स formation of 2 individuals.
आप लोग के पास रिवीजन प्लानर आ गया होगा ना? देख लिया सबने? क्या करना है तुम्हें? पढ़ना है ना बस। इसमें एग्जाम्पल्स आप लोग खुद लिख देना। यस, प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है और लिशमानिया क्या कॉज करता है? Fine. Okay, so we are moving to the next type of, ये हो गया आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग। ओके, बड क्या होता है बच्चे? बड इज अ आउटग्रोथ विच डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी, ठीक है। अब क्या है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है रीजनरेट होने की, तो वो बड जब पेरेंट से डिटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दिस इज अ ईस्ट, ठीक है। ईस्ट यूनिसेलर या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलर। इस ईस्ट के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हुई, ठीक है। इस आउटग्रोथ को हमने क्या कह दिया? बड। बड क्या है? एन आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी। अब क्या हुआ? ये आउटग्रोथ, ठीक है, इट विल इंक्रीज इन साइज, विल अटेन अ स्पेसिफिक साइज। जब स्पेसिफिक साइज अटेन कर लिया, इट विल वो कहानी ना लोगों की, मम्मी पापा ने पाला पोसा, जब जरूरत पड़ी उन्हें तो उनसे अलग हो गए, तो वही बात है। इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड विल सर्वाइव एज न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ईस्ट के अंदर आपको चेन ऑफ बर्ड मिलेगी, मतलब ये इसका बच्चा, ये इसका बच्चा, इसका बच्चा, इसका बच्चा, इसका बच्चा, चेन ऑफ बर्ड यू कैन सी इन द ईस्ट, ठीक है। बडिंग, तो बडिंग अगर आप देखोगे, आपने पहला वाला जहां पे हमने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, अगर आप वहां पे ऑब्जर्व करते हो तो बडिंग को मैंने यूनिसेलर में भी रखा और बडिंग को मैंने मल्टी सेलर में भी रखा है। यूनिसेलर का एग्जाम्पल है ईस्ट और मल्टी सेलर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ बडिंग इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। हमारी तो ट्रेन छूट रही होती है, हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और हम एग्जाम्पल क्या लिख के आ जाते हैं? ऑलवेज हाइड्रा, ठीक है। तो क्या लिखा हमने? बडिंग। कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप होगा, देख सकते हैं आप, आउटग्रोथ डेवलप हुआ और आउटग्रोथ पेरेंट से डिटैच हो गया। और यहाँ पे हमने किसकी बात की है बच्चे? ईस्ट की बात की है। ईस्ट में आपको चेन ऑफ बर्ड्स नजर आते हैं। क्लियर है? हाइड्रा का जो डायग्राम है वो शुरुआत में ही आपको दिख गया होगा जब हमने चैप्टर को शुरू किया था, ठीक है, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक स्पेसिफिक साइज अटेंड कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा? पेरेंट से डिटैच हो जाएगा। कभी भी डायग्राम आएगा तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। दीज आर द टेंटिकल्स ऑफ द हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन होने के लिए आपका साइज भी तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो, हमारी आदत, आपने बचपन में आपको तो बचपन ही है, सॉरी, आपने चेन खेला होगा, या फिर आप लोग भाई पता नहीं खेलते हो, अच्छे वाले गेम खेलते होगे, ठीक है, हाँ चेन खेलते हो। तो मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया है, आप बहुत सारे लोग हो, आपने चेन आपने भागना शुरू किया, आपकी चेन बहुत बड़ी हो जाती थी,
तो हम क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देंगे चेन को और दोनों चेन फिर लोगों को पकड़ना शुरू करेंगे, विच मीन्स जब आपने एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर लिया ना तो आपकी बॉडी फ्रेगमेंट में टूट गई और जो दोनों फ्रेगमेंट है वो न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव कर रहे हैं। तो यही है कहानी फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन मतलब लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, एंड हर फ्रेगमेंट जो होगा वो ग्रो करेगा और न्यू इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेगा। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा विच इज अ ग्रीन एल्गी। क्लियर है? नेक्स्ट इज द रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब ही है कि कोई पार्ट ऑलरेडी है वो टूट गया और जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, आपने छिपकली देखी होगी, लीजर्ड देखी है सबने, लीजर्ड की पूंछ टूटती है, क्या वो पूंछ दोबारा जनरेट कर जाती है? दोबारा जनरेट कर गई तो उसको हम रीजनरेशन कह रहे हैं। दैट इज ऑल्सो रीजनरेशन। अब जो स्टार फिश है ना उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो जो बची हुई टूटी हुई पूंछ थी वो भी एक नया स्टारफिश बना लेती अगर वो स्टारफिश की कहानी होती तो क्वेश्चन ये आता है, क्या रीजनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन है? जस्ट रेज योर हैंड। क्या रीजनरेशन हमेशा रिप्रोडक्शन है? नो। एग्जाम्पल लिजर्ड, ठीक है। रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनकी रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। द प्रोसेस ऑफ रीन्यूअल, नया पार्ट और लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने को हम कहते हैं रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, इनकी रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है कि वो बचे हुए पार्ट से भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। बट रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। झाला? आई मीन क्लियर? हाउ रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। मैम जैसे रीजनरेशन है, लेट्स से प्लेनेरिया का हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक प्लेनेरिया लिया, मैंने उसको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया एंड वो रीजनरेट कर गया। मैम तो वो रिप्रोड्यूस तो कर गया, लेकिन रिप्रोड्यूस तो वॉलंटरी एक्शन होना चाहिए ना। तो वही तो, तभी तो इस क्वेश्चन, तभी तो एक बहुत बड़ी लाइन लिखी थी भाई पीछे, रीजनरेशन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन। इक्विवेलेंट भी नहीं, टेक्निकली रीजनरेशन तो रिप्रोडक्शन का टाइप ही नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप यहाँ पे कट कर रहे हैं, राइट? अगर वो अपने उसकी बॉडी पार्ट आपके कट करने के अलावा किसी और तरीके से लॉस्ट हो गई, वो भी तो उसको रीजनरेट कर ले रहा है, पहला चीज। बट अगर उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि उसने पूरा न्यू इंडिविजुअल ग्रो कर दिया तो डेलिबरेटली रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, बट यस रिप्रोडक्शन तो हुआ, नया ऑर्गेनिज्म तो बना। नया ऑर्गेनिज्म कैसे भी बनेगा वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से समझो, अभी एक पॉइंट आएगा टिश्यू कल्चर का, उसको भी तो आप रिप्रोडक्शन में क्यों रख रहे हो? आप तो जबरदस्ती उसको लैब में करा रहे हो, तो वो रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? बट है ना रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन समझ में नहीं आया। आप फ्रेगमेंटेशन को इस तरीके से समझो कि एक थ्रेड जैसा ऑर्गेनिज्म है, उसने एक स्पेसिफिक साइज अटेन कर लिया, वो इतना बड़ा हो गया कि वो टूट गया फ्रेगमेंट में, हर फ्रेगमेंट नए इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव कर रहा है, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का मुझे आपके पास आंसर आएगा तो आप क्या लिखेंगे? नेम द प्रोसेस बाय विच एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस, ड्रॉ द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन इन अ प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। क्या क्या बनाएंगे फटाफट? पहले अमीबा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर कैरियोकाइनेसिस करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस करेंगे। A student is viewing under a microscope a permanent slide showing various stages of asexual reproduction by budding in yeast. Draw diagrams of what he observed. चलिए क्या बनाएंगे? पहले चेन ही बना देगा, पहले ईस्ट बनाएंगे, उसके ऊपर छोटा सा बड बनाएंगे, फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली, स्पोर क्या है? कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेसिकेशन से बचाने के लिए, ड्राइनेस से, तो स्पोर क्या होता है? डेसिकेशन और ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्पेशल से स्ट्रक्चर बनाए गए। ठीक है, आपने ब्रेड देखी होगी, सबने ब्रेड तो खाई होगी। ठीक है, चलिए फाइन, बात ये करते हैं कि क्या हुआ कि जब इधर फटाफट से, कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो
ड्राइनेस से बचने के लिए कुछ स्पेशल रेजिस्टेंट सेल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड देखी होगी, बहुत दिन से ब्रेड पड़ी है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सो दिस इज अ हाइफे। फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइफे होता है, ग्रुप ऑफ हाइफे इज माइसीलियम। ये एक ऐसा धागा है जिसके ऊपर एक बल्बस सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दिस बल्बस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजियम। फेवरेबल कंडीशन आएगी, ठीक है, मान लेते हैं, तब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, बट ये फट सकता है। तो स्पोरेंजियम फट गया, स्पोर इधर उधर फैल गए, और जब ये जर्मिनेट कर गए तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल आप अपने नेबर के घर में गए, आपके नेबर के घर में गुलाब बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया तरीके से रोज ग्रो कर रहा था। आपने उससे बोला कि भाई कटिंग दे दो, आप उससे कटिंग लेकर आ गए और आपने उसे अपने घर पे लगा लिया, ठीक है। क्या आपके घर में भी एक रोज आ गया? क्या एक नया रोज जनरेट हो गया? यस, दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्शन। क्या इसमें आपने कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट किया? नहीं। जो प्लांट होता है उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चे, वो फ्लावर होता है, ठीक है। तो फ्लावर के अलावा आप किसी भी पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative propagation is a process in which plant reproduce from stem, roots and leaves. Clear है? आपके पास जो रोज था, क्या वो जो आपके पड़ोसी का रोज जिससे आप लेकर आए थे वैसा ही था? यस, नो वेरिएशन, राइट। अब दो तरीके से हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल। जो आप कटिंग लेकर आए उसमें आपका इंटरफेरेंस इन्वॉल्व था, ठीक है। बट अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, ब्रायोफिलम, ठीक है, लीफ के ऊपर बड बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ब्रायोफिलम, लीफ के ऊपर बड बना हुआ है, ठीक है। और ये जब बड टूटेगा इट विल जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है जी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्लियर है सबको? एडवांटेजेस क्या होंगे? कोई वेरिएशन नहीं आएगी। ऐसे प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनमें भी आपको रिप्रोडक्शन करवाने को मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्लांट को आप प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होता है बच्चे? आप लैब में एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। इसमें बेसिकली आपने क्या किया, ये प्लांट है, ठीक है, इसका एक डिवाइडिंग पार्ट लिया, इस डिवाइडिंग पार्ट को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें सब कुछ था जो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट था, वाटर था, और क्या बोलते हैं, विटामिन था, शुगर था, एवरीथिंग। जब आपने इसको ग्रो किया तो आपने इसमें हार्मोन्स डाले थे। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाला, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैलस। व्हाट इज कैलस? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा सेल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपने हार्मोन की जो क्वांटिटी थी उसको वेरी किया, ऑक्सिन ज्यादा किया, साइटोकाइनिन कम किया, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ रूट। ऑक्सिन इज अ रूटिंग हार्मोन। ऑक्सिन ज्यादा किया, साइटोकाइनिन कम किया तो रूट डेवलप हुआ। उसके बाद साइटोकाइनिन ज्यादा किया, ऑक्सिन कम किया तो रूट डेवलप हुआ, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट। अब पॉइंट ये है कि ये तो वो बच्चा है इसका, नहीं, ऑक्सिन ज्यादा किया, साइटोकाइनिन कम किया, देयर विल बी रूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन ज्यादा किया, ऑक्सिन कम किया, देयर विल बी शूट फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये अपने मम्मी पापा का वो बच्चा जिसने आज तक यही नहीं देखा कि बिना एसी के भी जीवन होता है। अच्छा, ऐसा भी कहीं होता है कि एसी नहीं होता है? क्योंकि इसको तो सब कुछ एकदम पैम्पर्ड बच्चा था ये तो। अब आप इसको सोचो, इसको सीधे आप डायरेक्टली मिट्टी पे ले आओगे तो इसकी हालत क्या होगी? ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो पॉइंट है कि आप क्या करोगे, आप इसको थोड़े थोड़े से हार्श कंडीशन देना शुरू करोगे और आप उसके बाद इसको लैब से फील्ड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो आपने एक छोटे से प्लांट को, एक छोटे से पार्ट को प्रोपोगेट किया, इसको क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक, ठीक है। फायदा क्या होगा? सस्ता है, चीप है, इजी है। जैसा प्लांट था एग्जैक्ट उसकी कॉपी नजर आ जाएगी। ऐसे प्लांट में भी प्रोपोगेशन कराएगा जिसमें सीड्स नहीं होती हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? अगेन वही, एग्जैक्ट कॉपी आएगी तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई वेरिएशन नहीं आई तो कोई नई वेराइटी नहीं बनेगी, और बहुत सारे प्लांट एक साथ आ जाएंगे तो इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा।
पास ऑन होती जाएगी. What is vegetative propagation? State 2 advantage and 2 disadvantages of this method. I hope we can do this question. ठीक है, चलिए. Okay, so with this we are done with the asexual reproduction. We are going to start with the sexual reproduction. ठीक है? Sexual reproduction is the reproduction which involves fusion of gametes, right? तो gametes को fuse कराने से पहले क्या जरूरी है कि gametes को बनाना. So the first step will be the formation of gametes. Second step will be the fusion of gametes. अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था कि इट जनरली इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, यानी कि जो गेमीट्स हैं वो अलग अलग पेरेंट में बन रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उस गेमीट को उठा के एक बॉडी में लेके आया जाए. तो दूसरा होगा कि उन गेमीट्स को मिलवाया जाए, राइट. तो अब गेमीट्स मिल गए, फ्यूज कर गए. फ्यूजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. जाइगोट डेवलप करेगा तो क्या बनेगा बच्चे? एम्ब्रियो. ठीक है. So these are the steps of the collective. अगर हम बात करते हैं तो हम स्टेप्स को बोलेंगे कि गेमीट्स को फॉर्म करना है, फ्यूज करना है. ठीक है. तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे. ठीक है. अरे नलायको, प्री फर्टिलाइजेशन से पहले तो क्या हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन. और कुछ होंगे बच्चे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, जिन्हें हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन. क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, अबाउट अ फ्लावर. आपके चैप्टर में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, विच डजंट मीन कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. हमें पढ़ना किसमें? केवल फ्लावरिंग प्लांट में. फ्लावरिंग प्लांट, क्विकली फटाफट इसको जितना जल्दी खत्म करते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चे कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर. और बाकी के सारे पार्ट्स को बच्चे क्या कहते हैं हम? वेजिटेटिव पार्ट. और अगर वो पार्ट रिप्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे उन्हें हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन. चलिए, सो दिस इज अ फ्लावर. आपको जब एक फ्लावर बड के स्टेज में है, अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो फ्लावर है मान लेते हैं बड स्टेज में, ठीक है. When a flower is in bud stage तो आपको एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आता होगा जो पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. अनवी ध्यान यहाँ होना चाहिए. दैट ग्रीन कलर पार्ट इज द केलिक्स. तो सबसे बाहर की तरफ आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चे? सेपल्स. और सेपल्स के वर्ल को हम क्या कहते हैं बच्चे? केलिक्स. थोड़ा अंदर की तरफ गए, बहुत खूबसूरत सा पार्ट नजर आया, जिसे हमने बच्चे क्या बोला? पेटल्स. पेटल्स के पार्ट को बच्चे हम क्या बोलेंगे? कोरोला. वर्ल ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला. अब ये जो दोनों पार्ट हैं, दोनों में से कोई भी गेमीट नहीं बना रहा है. दे आर नॉट फॉर्मिंग गेमीट, हेंस दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल वर्ल्स या फिर एसेसरी वर्ल. एसेंशियल नहीं है किस टर्म्स में? गेमीट के टर्म्स में. कोरोला का काम क्या होता है बच्चे? अट्रैक्टिव है. अट्रैक्टिव है तो क्या कराएगा? पॉलिनेशन कराएगा. कैलिक्स का काम क्या है बच्चे? प्रोटेक्ट करेगा. प्रोटेक्ट किसको करेगा? फ्लावर को. कब करेगा? जब वो कौन से स्टेज में है? बड के स्टेज में है. यहां पर आते हैं, दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं. दिस एंटायर पार्ट, ठीक है, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल. ये सारे के सारे बच्चे किसके पार्ट है? फीमेल के. ठीक है. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. और ओवरी के अंदर बेटा क्या है? ओव्यूल. ठीक है. इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? पिस्टिल या फिर कार्पेल. एक प्लांट के अंदर एक फ्लावर के अंदर एक कार्पेल हो सकता है, एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पेल हो सकता है. क्लियर है? दिस इज अ फीमेल पार्ट, गाइनोईशियम. जब एक
गर्ल को या वुमेन को फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, शी गोज टू गायनेकोलॉजिस्ट. तो गायनोशियम इज द फीमेल वॉल, फीमेल वॉल. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज स्टेमन, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर. कलेक्टिवली क्या है? स्टेमन. क्लियर है? लेबल करते हैं. दिस इज, पेन चेंज करने तो मुझे एक बार, ये वाला. दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर. कलेक्टिवली बेटा क्या है? स्टेमन. और द वॉल ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोइशियम. एंड्रोइशियम बेटा कौन सा वॉल है? मेल वॉल. ठीक है. एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम दोनों मिलके बच्चे क्या बनाएंगे? एसेंशियल वॉल. एसेंशियल वॉल क्यों है? क्योंकि ये गैमीट्स बनाते हैं. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? पक्का. नाउ अब क्या हो गया कि गैमीट बन गए. अब आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है, एक प्लांट के अंदर ऐसा हो सकता है कि बोथ मेल एंड फीमेल वॉल प्रेजेंट. ऐसा भी हो सकता है ओनली मेल, ऐसा भी हो सकता है ओनली फीमेल वॉल प्रेजेंट. चलिए, जिसमें ओनली, जिसमें दोनों हैं उनको हम क्या कहेंगे बच्चे? बाइसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. ओनली मेल वॉल है स्टेमिनेट, ओनली फीमेल वॉल है पिस्टिलेट. और ये दोनों ही बच्चे क्या हैं? यूनिसेक्सुअल. हिबिस्कस कहाँ डालोगे? वाटरमेलन, पपाया, ठीक है जी. ये चीज क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. ये एक प्लांट है, ठीक है. इसके अंदर कैसा फ्लावर हो गया? ये बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ना व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे बनेगा फीमेल गैमीट और यहाँ पे बनेगा मेल गैमीट. गैमीट बन गए. द गैमीट विल मूव, द मेल गैमीट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन. क्या पोलन ग्रेन मेल गैमीट है? ये मेल गैमीटोफाइट है. क्लियर है? ये बहुत ध्यान से रखना बात को, इस चीज को. तो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ या फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ? पहले हुआ. तो कैसा इवेंट होगा? प्री फर्टिलाइजेशन. क्या था पोलिनेशन? डिफाइन करिए. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहां से कहां तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है. चलिए अब दिस इज ऑल्सो पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. दिस इज ऑल्सो पोलिनेशन एंड दिस इज ऑल्सो अ पोलिनेशन. तो आपके पास 3 केस आ गए. फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. Transfer of pollen grain from anther to stigma of 2 different flowers of same plant. ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चे? Self pollination. This is transfer of pollen grain from anther to stigma of 2 different plant is the cross pollination.
ठीक है, क्लियर है इसमें? अब ये होने के लिए, ऐसा कुछ हो सके, प्लांट फ्लावर को क्या होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। ये तब पॉसिबल होगा जब फ्लावर क्या होगा? ओनली बाइसेक्सुअल। क्लियर है इसमें? अब पोलन को यहां से वहां पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पोलिनेटिंग एजेंट्स। पोलिनेटिंग एजेंट क्या हो सकता है? मतलब इट कैन बी बायोटिक और इट कैन बी एबायोटिक। एबायोटिक यानी कि एयर, विंड, एयर, एक बार लिख लोगे, वाटर। बायोटिक यानी कि इंसेक्ट्स, birds, bats and sometimes animals. Animals will include us as well. ठीक है? Now, अब अगर पोलिनेशन हवा से हो रही है तो पोलन, तो फ्लावर को बहुत अट्रैक्टिव होने की जरूरत है। पोलन को कैसा होना है? हल्का। और क्या बहुत ज्यादा नंबर अमाउंट में पोलन नहीं चाहिए? ठीक है, सो दिस इज दी पोलिनेशन। पोलिनेशन हो गया, जो पोलन ग्रेन है वो पहुंच गया है। हाँ बताइए बच्चे। डायशियस, अब याद रखना, मोनोइशियस का मतलब होता है, मोनो मतलब दोनों, उसके पास दोनों प्रेजेंट है, ये याद रख लेना बस। हाँ, मोनो मतलब दोनों। अगर एक फ्लावर मोनोइशियस है, इसके अंदर उसके पास दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। क्लियर है? तो अब क्या हो गया बच्चे? पोलन पहुंच चुका है। ठीक है, जब पोलन पहुंच गया तो अब वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी एंड दिस इज ओव्यूल। दिस इज योर पोलन। द पोलन विल लैंड ऑन दिस स्टिग्मा। पोलन स्टिग्मा पे लैंड किया, पोलन विल जर्मिनेट। अब आप देखोगे मैंने दो जर्मिनेट करता हुआ दिखाया, बट क्या दोनों पहुंचेंगे? नहीं, एक पहुंचा यहां तक। ठीक है, दिस इज germination of pollen grain will result in the formation of a tube like structure known as pollen tube. किसकी वजह से ग्रो किया? केमिकल की वजह से, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पे डिवाइड करेगा और आपके पास दो मेल गैमीट आएगा। ठीक है, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल एग। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? 3 सेल यहाँ पे। ठीक है, 2 यहाँ पे, 1 इधर। क्लियर है? ओके, अब हम इसको लेबल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम इसको इनलार्ज करके बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाया हमने। ये है एम्ब्रियो सैक, इट कैरीज द एग। इसके यहाँ पे 1 2 3, दीज आर द एंटीपोडल्स। एक न्यूक्लियस यहां से आया, एक न्यूक्लियस यहां से आया। पोल से आ रहा है न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये भी एक है। अब यहां पे 2 इस तरीके से और एक और। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियस काउंट करिए बच्चे। कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ सेल 7। कोई डाउट है इसमें किसी को? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएट। सेल काउंट करेंगे 1 2 3, ये बड़ा वाला 4 5 6 7, 7
सेल। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? लेबल कर देते हैं। ये एंटीपोडल्स हो गए बेटा। ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, ये दोनों बच्चे कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो बच्चे ये वाला है दिस इज एग। ठीक है, ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। डायग्राम दिया है बुक में, लेबलिंग नहीं दी है, बता दिया मैंने आपको। अब क्या हुआ कि जो एक मेल गैमीट आया, दो आया, आप देखें ये जो दो मेल गैमीट है आया, एक मेल गैमीट इसको फ्यूज किया और दूसरा मेल गैमीट इसको फ्यूज किया। क्लियर है? क्या हुआ, एक मेल गैमीट इसको फ्यूज किया, दूसरा मेल गैमीट यहां पे आके फ्यूज कर गया। क्लियर है? देखो क्या हुआ दोबारा, ये एक सेंट्रल सेल था, ठीक है, ये दूसरा सेंट्रल सेल, इसके पास आके एक मेल गैमीट फ्यूज कर गया। क्लियर है? ये एक एग था और एक ये मेल गैमीट, ये इससे फ्यूज कर गया। क्लियर है? कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई? 2 बार। इसीलिए एंजियोस्पर्म में कैसे फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक डबल फर्टिलाइजेशन और यहां पे 1 2 3 कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 2 और जब एक मेल गैमीट आएगा कितने हो जाएंगे? 3। तो इसको बच्चे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, कोई डाउट है? अब क्या देखा आपने? यहां पे लिख देते हैं इसे, फीमेल गैमीट प्लस मेल गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो बच्चे क्या बनेगा? जाइगोट। ठीक है, अब पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे मेल गैमीट के साथ तो बच्चे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। इसकी प्लॉइडी N, इसकी प्लॉइडी N, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 2N। इसकी प्लॉइडी N प्लस N, 2 थे तो मिलके 2N और इसकी प्लॉइडी N, तो टोटल कितना हो गया बच्चे? 3N। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3N। काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये इसको न्यूट्रिशन देगा। क्लियर है चीज? दिस इज ऑल अबाउट दी। देखिए हमने क्या पढ़ा? प्लांट में पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन आया, किस पे डिपॉजिट हुआ? स्टिग्मा पे। ग्रो किया, ग्रो करके क्या बनाया? पोलन ट्यूब। कहां तक पहुंच गया? ओव्यूल के पास पहुंच गया। एक मेल गैमीट है, किससे फ्यूज करेगा? एग से। फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। क्लियर है? दूसरा मेल गैमीट है, किसको फ्यूज करेगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई को। क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, ये आपके लिए डायग्राम बना दिया। अब आपका ये वाला पार्ट था एम्ब्रोसैक, इसके ओव्यूल के अंदर था, तो ओव्यूल विल डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल सीड में, ओव्यूल के बाहर का पोर्शन ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल के अंदर बच्चे क्या था? एम्ब्रियोसैक। वहां पे फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, तो जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियो। तो एक सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है जो कि जर्मिनेट करता है। बाकी के पार्ट्स का क्या हुआ? बाकी के पार्ट शेड ऑफ हो गए। क्लियर है? चलिए यहां पे फटाफट से आइए। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हुआ? जल्दी बताओ।
फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स, जिस बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन से दो चीजें बनी, कौन कौन सी, और एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ बच्चे, ओवरी किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, सीड कैरीज, और बाकी के पार्ट क्या क्या, पेटल्स, सेपल्स, ठीक है, एवरीथिंग विल बी फॉल ऑफ, ठीक है। अब ये एक सीड है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। आपने एक चना लिया और उसको ओपन किया तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। दिस एंटायर पार्ट इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ये पोर्शन जो कि किस में कन्वर्ट होगा, शूट में, क्या बोलोगे उसे, प्लूम्यूल। ये पोर्शन किस में कन्वर्ट होगा, रूट में, क्या बोलोगे, रेडिकल। आर से रेडिकल, आर से रूट, फ्यूचर रूट, प्लूम्यूल विल बी फ्यूचर शूट। और ये दोनों क्या है बच्चे, कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन का काम क्या होता है, स्टोर फूड, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर है, डेवलप करेगा, वो सीड लीव्स कहते हैं। क्लियर है ये पार्ट, चलिए। सीड कंटेन फ्यूचर प्लांट एम्ब्रियो, जो कि किस में डेवलप होगा, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, सीडलिंग बनाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। प्लूम्यूल किस में डेवलप होगा, शूट में, और रेडिकल किस में डेवलप होगा, रूट में। क्या हो गया, ये गलत लिखा, फ्यूचर रूट कर दो इसे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। Which of the following will have higher possibility of self pollination? Mustard and क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, नेक्स्ट। लिस्ट टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है। चलिए, अब आपने एक चैप्टर पढ़ा था अपने लोअर क्लासेस में 8th में, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, व्हेन वी रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी हमारे अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब ये बॉय में हो रहा है, ये गर्ल में हो रहा है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, बट कुछ होते हैं जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव हो गया, वो दोनों में हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, वो फीमेल में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मूस्टेचेस आ गए, वो मेल में हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो दोनों में हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो केवल और केवल मेल में है या फिर फीमेल में है। ये चेंजेस जो कि एक सर्टेन एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद आते हैं, चेंजेस को बच्चे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। Puberty is the age after which a boy is biologically active, ready to be a father, and girl is biologically ready to be a mother. Biologically, not mentally. Biologically मतलब गेमीट चाहिए, तो दोनों में गेमीट का फॉर्मेशन या फिर गेमीट का मैच्योरेशन शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो अगेन अगर हम बात करते हैं तो मेल में, ह्यूमंस में भी वही है, आपको गेमीट्स बनाने हैं, गेमीट को ट्रांसफर करना है, फर्टिलाइजेशन होगा, ये वाला हम आगे मैं बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले वो ऑर्गन जो कि बना रहा है मेल गेमीट, ठीक है, और मेल हार्मोन, वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। व्हाई इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। वो सेक्स ऑर्गन जो कि गेमीट्स बनाता है और हार्मोन बनाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा,
ओवरी, ठीक है। अब टेस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में नहीं, एब्डोमेन के बाहर है, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एक पाउच में प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, स्क्रोटम। क्यों है ऐसा? क्योंकि स्पर्म को बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए इट इज लेस देन दी बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ बच्चे कि स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, कुछ डक्ट्स होंगे जो कि स्पर्म को कैरी करेंगे, वो स्पर्म को कैरी करके लेकर आए। अब स्पर्म को बॉडी के बाहर करना है, ठीक है। सो ह्यूमन मेल के अंदर एक कॉमन ओपनिंग होती है जहां से यूरिन भी पास होता है और जहां से स्पर्म का इजैक्यूलेशन भी होता है, दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है, दिस इज द यूरेथ्रा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म ट्रैवल करके आया और यही वो एरिया जहां से यूरिन भी ट्रैवल कर रहा है, तो हो सकता है कि यूरिन की वजह से वहां का पीएच डिस्टर्ब हुआ हो और स्पर्म क्या हो जाए, सरवाइव ना करे। तो बीच में स्पर्म को रास्ते में ट्रैवल करने के लिए कुछ डक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ग्लैंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर इज nowadays very common in male, prostate gland, आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, एंड ये रहा यहाँ पे, एंड वन इज दी सेमाइनल वेसिकल। साथ में स्पर्म को ट्रैवल करके दूसरी बॉडी में जाना है, ठीक है, तो स्पर्म का नंबर ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम, ज्यादा। स्पर्म मोटाइल होगा या इमोटाइल होगा, मोटाइल होगा, ठीक है, स्पर्म का साइज फीमेल गैमीट से बहुत छोटा है, क्लियर है। तो अब इसको ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के लिए शुगर भी चाहिए, वो ये ग्लैंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है, ग्लैंड्स का काम क्लियर है। पूरी एक पाइप सी है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर इज अ ट्यूब, आप देख सकते हैं यहां से निकल के यहाँ पे लेके पूरा आ रही है, ठीक है, इसका एक पार्ट क्या है बच्चे, वास डिफरेंस, क्लियर है। दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने क्या पढ़ा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस का दो काम है, पहला इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा इज द मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टिस को एब्डोमेन में नहीं रखा गया, स्क्रोटम में रखा गया, क्यों, सो दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और क्या है बच्चे, ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं आपके पास, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल या फिर काउपर्स ग्लैंड। साथ में एक मेटिंग ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाएगा, फॉर एग्जांपल पीनिस इन मेल, ठीक है, कॉमन ओपनिंग है मेल में जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये तीनों पार्ट आई थिंक हमको क्लियर है, ठीक है। डक्ट सिस्टम में वास्ट डिफरेंस और आपको एपिडिडाइमिस नजर आ जाएगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि बॉडी के बाहर ओनली स्पर्म नहीं आ रहा है, स्पर्म के साथ साथ इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, सीमेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शब्द यूज किया है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ सीमेन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन। सीमेन विल इंक्लूड स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ द accessory glands, क्लियर है। अब सिमिलरली फीमेल में बात करते हैं। फीमेल में वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगेन क्या बनाएगी, फीमेल गैमीट, ठीक है, और दूसरा फीमेल हार्मोन, ठीक है। अब दिस इज हियर, एवरीवन फोकस हियर प्लीज। अब दिस इज द ओवरी, ओवरी विल रिलीज ओवा, will release ova. The process of release of ova, rupturing of follicle and release of ova is the ovulation. Release of ova is ovulation. Ova release हुआ, वो ova यहाँ पे travel किया. This pipe is oviduct या फिर fallopian tube. Clear है? A pair of fallopian tube. The sperm will travel from here. Sperm travel करेगा. स्पर्म विल रीच हियर, बहुत सारे स्पर्म एक साथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बट एक ही स्पर्म यहाँ पे ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज fallopian tube. Fertilization will result in the formation of zygote.
जाइगोट यहाँ से ट्रैवल आएगा, तो सो नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया फीमेल का, दिस इज यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे आके जाइगोट डिवाइड किया, एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट होगा, ठीक है। सो बेबी का डेवलपमेंट इस पार्ट में हो रहा है, दिस पार्ट इज द यूट्रस। तो फीमेल में क्या पार्ट हुआ, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, क्लियर है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट, एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस, एम्ब्रियो का साइज बड़ा होगा, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन द बेबी, बेबी विल डिलीवर फ्रॉम हियर। दूसरा पार्ट क्या हो गया, सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स अलॉन्ग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, बेबी का बर्थ यहाँ से होगा, एंड वेजाइना इज द मीटिंग ऑर्गन, या फिर वी कैन से वेजाइना इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, द ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। आई होप द पार्ट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, फटाफट बताइए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बेटा यूट्रस, वी हैव अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, याद रखना, ठीक है, अ पेयर मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आपके पास आया मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, डिफरेंस बताइए। पहले मोटाइल, दिस इज नंबर, large in number, millions in number, only one ovum releases every month. Next is the size, smaller, very large as compared to sperm. क्लियर डिफरेंसेस, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर ओनली, कि जो फीमेल की बॉडी है ना, वो हर मंथ, एवरी मंथ दिस ओवरी इज रिलीजिंग वन ओवम, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब इसने ओवम रिलीज किया, इट वाज इन द माइंडसेट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि देयर विल बी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए ना वो कुछ चेंजेस लेकर आता है, मतलब कि बेबी बनेगा तो इम्प्लांटेशन होगा, क्या चेंजेस लेकर आता है, यहाँ पे ब्लड की लाइनिंग बनाता है, ब्लड की लाइनिंग को थिक करता है, ब्लड की लाइनिंग थिक करता है। अब ओवम बना, बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इस लाइनिंग की जरूरत नहीं होगी, दिस लाइनिंग विल शेड ऑफ, विच इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये अंदर वाली लाइनिंग, इन सबसे अंदर वाली लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं बच्चे एंडोमेट्रियम लाइनिंग। सो दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो शेडिंग ऑफ ब्लड लाइनिंग इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द मेनॉर, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एक एज के बाद खत्म हो गया, 45-50 के आसपास, इसको हम कहेंगे मेनोपॉज, कि मेंस्ट्रुएशन पॉज हो गया, क्लियर है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, बेबी इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, वो डेवलप कर रहा है, तो उस पूरे पीरियड को हम कह रहे हैं बच्चे जेस्टेशन पीरियड। उस बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा। आप ध्यान से देखो इधर, ठीक है, दिस पार्ट, सो प्लेसेंटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बेबी एंड दी मदर। तो मदर क्या देगी, ऑक्सीजन दे रही होगी, मदर फूड दे रही होगी, बेबी मदर को क्या वापस कर रहा होगा, वेस्ट वापस कर रहा होगा। अगर आप यहाँ से इस कॉर्ड को बोलते हो, द कॉर्ड इज अम्बिलिकल कॉर्ड, आपको इस डायग्राम में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज प्लेसेंटा एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लियर है। तो जब बेबी डिलीवर होता है, सबसे पहले ये दिस इज द बैग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक, इसके अंदर बेबी है, दिस बैग विल रप्चर, प्लेसेंटा विल कम आउट,
देन बेबी विल कम आउट और यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, ठीक है। सो प्लेसेंटा क्या है, यहाँ पे आप देखिए, द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेशल डिस्क शेप टिश्यू विच इम्बेड्स इन द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन के वॉल में इम्बेडेड है, आप देख रहे हो। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विलाई, यहाँ से विलाई आएगी, वेस्ट जनरेट करेगा और वहां से न्यूट्रिशन मदर की तरफ से आएगा, ठीक है, क्लियर है ये। डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ बेबी। बर्थ कैनाल कौन बनाएगा, सर्विक्स along with vagina forms the birth canal, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बच्चे क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज बट यूट्रस तो अपने आप को प्रिपेयर कर ही रहा था, उस लाइनिंग का कोई यूज नहीं है, वो लाइनिंग पूरी की पूरी शेड ऑफ होगी, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चे, मेंस्ट्रुएशन अलोंग विद द अनफर्टिलाइज्ड एग, क्लियर है ये। चलिए अब क्या होता है कि देखा गया कि बच्चों को कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहे थे, तो बोला कि भाई चेक करना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे बॉर्न हो रहे हैं जिनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो क्या कुछ तरीके से हम चेक करा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि बेबी एक बैग में रहता है, यहाँ पे ना दिस बैग एमनियोटिक सैक, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, आप इन सेल को निकालेंगे, इसका क्रोमोसोम चेक करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी को कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं है। तो लाया तो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, लेकिन लोगों को लगा अच्छा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आप क्रोमोसोम पता कर सकते हो, मतलब आप ये पता कर सकते हो कि XX है या XY है, इसका मतलब है कि आप बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो कि बेबी है या बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, राइट। तो यहां से शुरू होने लगा फीमेल फीटिसाइड, मतलब फीमेल, जब फीटस है वो फीमेल है उसको मारना शुरू करने जाने लगा, तो इसीलिए इंडिया में फीमेल फीटिसाइड को बैन करने के लिए बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करना बंद करवा दिया गया लीगली, ठीक है ना। अब क्या होता है, बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चा मतलब जब हमने चेक वेक किया तो पता चला कि भाई ये बच्चा, इसको ये प्रॉब्लम होगी, तो पेरेंट के कंसेंट के साथ साथ उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाने लगा, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, क्लियर है। चलिए अब क्या होता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, नॉट डिसऑर्डर, डिजीज होते हैं ऐसे जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती हैं, तो उनका आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया एंड जेनाइटल वॉर्ट, क्लियर है। आपको याद रखना होगा कौन सा बैक्टीरियल है और कौन सा वायरल है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी प्रेगनेंसी होती हैं जो कि अनवांटेड होती हैं, ठीक है, तो उनको अवॉइड करने के लिए कुछ मेथड्स डेवलप किए गए, मेथड्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपके प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गेमीट या तो ना बने या बने तो फ्यूज ना हो, ठीक है, मतलब मिले नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत की गई कुछ ऐसे मेथड्स की जिसे हम कहते हैं प्लान्ड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब नेचुरल मेथड। फीमेल में एक पीरियड ऐसा आता है जब फीमेल की बॉडी में कोई एग नहीं है, अगर उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ एंड द स्पर्म एंटर्स इन द बॉडी, देयर विल बी नो एग, नो एग मींस नो फर्टिलाइजेशन, दिस इज द नेचुरल मेथड बट नॉट सक्सेसफुल ऑलवेज। तो दूसरा मेथड्स का इस्तेमाल करने जाने लगा कि बैरियर बना दो कि स्पर्म जो है वो फीमेल तक पहुंच ही ना पाए, इसको कहते हैं बैरियर मेथड, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वन इज द कॉन्डम्स, ठीक है, फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये सारे बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये सारे गेमीट्स को मिलने नहीं देते, जब गेमीट्स मिलेंगे नहीं तो फ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। दीज आर द बैरियर मेथड। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो कि यूट्रस में, इंट्रा मतलब यूट्रस, ये इस तरीके से एक यूट्रस में इसको फिट कर दिया जाएगा, इस तरीके से यूट्रस में फिट हो जाएगा ये, ठीक है।
ये स्पर्मिसाइडल है, स्पर्म एंटर करेगा तो वो मर जाएगा। जब देयर विल बी नो स्पर्म, नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर आते हैं आपके कुछ केमिकल मेथड। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दिस इज दिस सर्वाइकल कैप, इसको इंसर्ट किया गया यहाँ पे, सर्विक्स में एंटर कर गया, यहाँ से वजाइना के थ्रू यहाँ पे सर्विक्स में एंटर कर गया। इस सर्वाइकल कैप पे केमिकल लगाया गया। ठीक है, ये एक जेली है जो कि स्पर्मिसाइडल है, तो अगर स्पर्म एंटर करेगा, यहाँ जेली ऑलरेडी लगी हुई, तो दो तरीके का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गई कि स्पर्म किल भी हो गया और इसने सर्वाइकल कैप ने तो ऑलरेडी बैरियर बनाया ही हुआ है। क्लियर है? ठीक है। नौ कुछ होते हैं बच्चे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि ओरल मतलब खाया जा रहा है, उससे दवाई की तरह लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, ये ओव्यूलेशन, व्हाट इज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन को रोकेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस लेकर आ जाएंगे फीमेल में, जिससे नो ओवम नो फर्टिलाइजेशन। कुछ आते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, मतलब सर्जरी की गई उसमें, वेसेक्टोमी, नाम से ही समझ में आ रहा है, वास डेफरेंस को कट किया गया, वास डेफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। क्लियर है? यहाँ पे आपका आ गया फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी, कट करके लाइगेट कर दिया गया। अब आप देखो ना, ओवम यहाँ से आएगा भी तो यहाँ तो कट है, स्पर्म यहाँ से आएगा भी तो पहुंच ही कहाँ पाएगा, नो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे स्पर्म बन आ ही नहीं रहा, यहीं पे इसको मार दिया जा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर को हम कलेक्टिवली डिवाइड करते हैं तो आपको इस चैप्टर में को किस तरीके से रिवाइज करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, कैसे होगा बच्चे? सबसे पहले आप सारे के सारे एसेक्सुअल मेथड्स पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने एसेक्सुअल मेथड्स कौन कौन से पढ़े, क्विकली बताओ। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर ही आप टिश्यू कल्चर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक अलग से मैं लिख दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका चैप्टर पे पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए, क्या क्या पढ़ा है इसमें हमने? पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। Fertilization results in the formation of zygote as well as एंडोस्पर्म। हमेशा एंडोस्पर्म नहीं, हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एंडोस्पर्म भी बन जाता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले क्या होगा बच्चे? गैमीट फॉर्मेशन, और क्या होगा बच्चे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बच्चे कितने तरीके का हो सकता है? दो। कौन कौन सा बेटा? सेल्फ और क्रॉस। इसके बाद बेटा क्या होगा? क्या क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब भी लिख दे यहाँ पे। बताइए बेटा क्या होगा? ओवरी टू फ्रूट, ओव्यूल टू सीड्स, एंड ऑल अदर पार्ट सेपल्स, पेटल्स, शेड ऑफ। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमने एक और चीज पढ़ी थी क्विकली, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में बच्चे हमने क्या पढ़ा है? दिस इज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल क्या बनाएगा बच्चे? दिस इज बेटा रेडिकल क्या बनाएगा बेटा?
एंड ये दोनों बच्चे क्या हैं? कॉटिलिडन का काम क्या होता है बच्चा? जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? अंडर फेवरेबल कंडीशन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीडलिंग्स। चलिए नेक्स्ट बेटा हमने क्या पढ़ा है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। चलिए बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बच्चे? किस में प्रेजेंट है? क्यों प्रेजेंट है? ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर बच्चे क्या प्रेजेंट है? डक्ट्स। फिर बच्चे क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड्स। क्लियर है? फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बच्चे? ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स अलोंग विथ क्या बना रहे हैं बेटा? बेटा दिस इज द साइट ऑफ, नीचे वाला इज द साइट ऑफ पार्चुरेशन। क्या होता है बेटा? डिलीवरी ऑफ बेबी। जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का है ह्यूमन में? 9 months। पार्चुरेशन बेटा डिलीवरी ऑफ वेल डेवलप्ड फीटस। ओके बेटा, इफ नो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन बेटा? शेडिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। कौन सी वॉल पे बनता है बच्चा लाइनिंग? एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसटीडीज। कौन कौन से होंगे बच्चे? बैक्टीरियल एंड वायरल। ठीक है, फिर हमने बच्चे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले नेचुरल मेथड कब? व्हेन देयर इज नो एग। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बैरियर मेथड का एग्जांपल बेटा कॉन्डम्स। उसके बाद नेक्स्ट मेथड केमिकल। ओसी क्या होगा बच्चे? ओसी क्या होगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके बाद बेटा केमिकल मेथड के बाद आईयूडीज, और आईयूडीज के बाद बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के दो टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा? वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेंगे बेटा आप लोगों के लिए कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं फ्लावर के? कैलिक्स, कोरोला, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड्रोइशियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर यू पीपल एज अ होमवर्क, सॉल्व देम, विल डिस्कस इट देम। ठीक है, डाउट होंगे तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप चीजें क्लियर हैं सारी। ठीक है, चलिए सी यू फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।